नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। बिहार में मुख्यमंत्री वही, सरकार नहीं। महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने राजग संग बनाई सरकार। 9वीं बार नीतीश ने ली सीएम पद की शपथ। और समारोह में जेपी नड्डा रहे मौजूद। भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने उप मुख्यमंत्री। ये सब राजनीतिक ड्रामा कहाँ हुआ है? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना आपको देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखिए 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 100, संविधान के अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़िए। इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और राज्यपाल के द्वारा तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके पास विधानसभा में बहुमत हो, विश्वास हो। ठीक है। आईएनडीआई इंडिया से नीतीश के अलग होने पर बैकफुट पर है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि पहले से पता था कि बदल सकते हैं नीतीश। और जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार गिरगिट से भी बढ़कर है। एक बात आप लोगों को बता दूं, नीतीश कुमार का पता ही नहीं चला कि कब किसके साथ है, कब किसके साथ है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पर यहाँ की जनता भरोसा कैसे करती, सबसे बड़ी बात यह है। सोचिए कि कहते हैं कि मर जाएंगे हम, नहीं बदलेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में अगर आप पे बेशरमगिरी नहीं है ना, तो आप अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। उस तरफ आप देखिए, सम्राट चौधरी कहते थे जब तक नीतीश को हटा नहीं लेंगे हम अपने सिर का गमछा नहीं उतारेंगे जो आप बांधे रहते हैं। और देखिए, अमित शाह कुछ और कहते थे। तो ये सब बदल जाता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव, उनका परिवार कुछ और कहने लगेगा। कल तक वो तारीफ कर रहे थे। ये राजनीति है भाई, मैं कहता हूँ। और नेताओं से ईमानदारी, नैतिकता की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। मालदीव की संसद में सत्तारूढ़ विपक्षी सांसदों में मारपीट। मारपिटाई के बाद घायल सांसदों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिलने से मुज्जू सरकार को झटका। माले इसकी राजधानी है मालदीव की। ठीक है। राम का शासन संविधान निर्माताओं के लिए भी था प्रेरणा स्रोत। और मन की बात में पीएम बोले, प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा है। समारोह के समय दिखाई दे रही थी देश की सामूहिक शक्ति। और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर एक जैसी भाषा लिखेंगे, प्रधानमंत्री साहब ने कहा। मन की बात आप लोग देखते रहते हैं ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि मन की बात की शुरुआत कब हुई थी, तो आप देखते हैं कि पहला मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। इसके बाद आप देखिए 2 नवंबर 2014 को दूसरा प्रसारण हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तहखाने में छुपे हैं ज्ञानवापी के मंदिर होने के अहम साक्ष्य। ज्ञानवापी में एएसआई सर्विस जरूर हुआ है, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो सकी। और इनमें इमारत शिखर के नीचे तहखाने का हिस्सा भी शामिल है। और इनकी जांच की जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आएंगे जो यह सिद्ध करने में सहायक होंगे कि ज्ञानवापी मंदिर है। ये आप देख रहे हैं बनारस में चल रहा है। हिंदू मुस्लिमों का विवाद, कहा जाता है कि इसे भगवान को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। दिल्ली में मुक्त कराई गई आदिम जनजाति की 14 लड़कियां। घरेलू सहायिका की नौकरी दिलवा नाबालिगों का शोषण करते थे। झारखंड में पहाड़ों पर रहने वाले आदिम समुदाय गरीबी गरीबी का बुरी तरह शिकार है। आप देखिए, इस तरह के मामले भी खूब आते रहते हैं देश में। ईडी की कार्रवाई के विरोध में झारखंड राजभवन के समक्ष झामुमो का प्रदर्शन। हेमंत सोरेन ने पूछताछ करने को लेकर आक्रोशित कार्यकर्ता। आर्थिक नाकेबंदी की दी चेतावनी। ईडी 31 को कर सकती है सीएम हेमंत से पूछताछ। सोमवार को भी जारी रहेगा पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चलिए, ये पर भी आप देखते हैं कि ईडी के छापे डल रहे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। आखिरी यूं कि कोई बेवफा नहीं होता।
आईएनडीआई की 5 बैठकों के बावजूद नतीजा सिफर देखकर नीतीश का धैर्य जवाब दे गया। विपक्षी गठबंधन की पहल नीतीश ने की थी शुरू, और अंत का भी प्रारंभ उन्होंने किया हुआ है। तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, वही अप्रैल में होके लगभग आप देखेंगे। उससे पहले बहुत सारी नदियों से पानी इसमें से उसमें जाएगा, उसमें से इसमें आएगा, बहुत सारे नेता इसमें से उसमें, गठबंधन ऐसे उसका होगा, चलता रहेगा। लोकसभा में देखिए 543 सीटें हैं, और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आपको सचिवालय देखने को मिलेगा, और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखते राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। महापौर ने स्थायी समिति के मुद्दे पर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। एक और बात बता दो आपको, परेशानी क्या है ना कि यहाँ दिल्ली में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और आप देखिए महापौर भी अरविंद केजरीवाल का है। तो यहाँ पे बात चलता रहता है बीजेपी के बीच और इनके बीच, केंद्र और इनके बीच, और उपराज्यपाल के बीच। ये आप देखिए दिल्ली आपको ये देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को कैद रखने वाले जेल का खुलेगा ताला। ये लाल किला में स्थित बावली को 1946 में जेल में बनाकर रखे गए 3 अधिकारी बावली का संरक्षण कार्य कराकर इसे पर्यटकों के लिए खोलेगा एएसआई। एएसआई के बारे में जरूर याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ, और इसके बारे में ये इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका संस्थापक था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रिटिश आर्मी ने बर्मा में जनरल शहनवाज खान और उनके दल को 1945 में बंदी बना लिया था। नवंबर 1946 में मेजर जनरल शहनवाज खान के अलावा कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह को बंदी बनाकर इसी बावली में रखा गया था। तो उसी की बात हो रही। उस समय वशिष्ठ अधिवक्ता भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली ने इन युद्धबंदियों को की ओर से वकालत की थी। 4 जनवरी 1940 में सहगल, ढिल्लन और शहनवाज को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इन तीनों को जेल से आज़ाद कर दिया गया था। ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं ना ये सब। सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है, मोदी साहब करें। नए कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। अदालत के फैसले आसान भाषा में लिखे जाने से आमजन को होगा इसके लाभ। और लंबी छुट्टियां व स्थगन मांगने की संस्कृति पर हो विचार, सीजीआई साहब कह रहे हैं। आप देखें चीफ ऑफ जस्टिस। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इस वर्ष 3 बड़े युद्धाभ्यास कर सकती प्रदर्शन करेगी वायुसेना, हमारी वायुसेना। ये आप देखिए रक्षा अधिकारियों ने कहा कि 3 युद्धाभ्यासों में से पहला अभ्यास वायु शक्ति 2024 जैसलमेर में किया जाएगा। इस दौरान राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस, मिराज 2000 और आप देखिए मैक 29 सहित सभी भी प्रमुख लड़ाकू विमान मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद वायुसेना इस वर्ष अप्रैल में गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन करेगी। इस दौरान वायुसेना लद्दाख से हिंद महासागर तक और भुज से अरुणाचल तक शक्ति प्रदर्शन करेगी। ये भी याद रखिएगा। अगस्त के आसपास होगा। आप देखिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति इस वर्ष अगस्त के आसपास जोधपुर में पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित किया जाएगा। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका और अन्य प्रमुख मित्र देशों की सेनाएं भागीदार कर सकती है। यह अभ्यास वायुसेना के इस साल का तीसरा बड़ा युद्ध अभ्यास है। ये जरूर रखा करिएगा याद के ये अभ्यास किसका है, वायुसेना का है या किसी और का है, किसी और सेना का है। ये आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, कहाँ हो रहा है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार।
अजय भट्ट बोले, आप देखिए केंद्रीय मंत्री है अजय भट्ट, इन्होंने कहा रक्षा निर्यात में अग्रणी बन रहा है भारत। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। मोदी आज छात्रों को देंगे परीक्षा के तनाव को भगाने का मंत्र। बोर्ड परीक्षाओं से पहले पीएम छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पर चर्चा। 2.75 करोड़ छात्र शिक्षकों और अभिभावकों ने कराए रजिस्ट्रेशन। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों को किया जाएगा कंप्यूटरीकरण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह साफ कर रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून की होगी समीक्षा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने की घोषणा। इसके लिए बनी समिति की अध्यक्षता करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल, आप देखते हैं कि नार्वेकर। दल विरोधी कानून इसलिए आया था कि एक दल से दूसरे दल में ना जाए सदस्य, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप देखिए कि वही बनी हुई है परेशानी कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ढूंढ लेते हैं या नहीं। दल बदल विरोधी कानून के बारे में आप लोग सुनते रहते हैं नहीं कि नहीं सुनते हैं। ये आप देखते हैं कि जो आप देखते हैं कि 10वीं अनुसूची है ना, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से शामिल किया गया था। इसे क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। रेलवे में वार्षिक आधार पर प्रारंभ होगी नियुक्ति प्रक्रिया। नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं नियमित करने की तैयारी है। और देखिए रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी एएलपी पायलट के लिए तो निकली हुई है 5,696 पद। शिक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण, कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा। उच्च शिक्षा में आरक्षण पर यूजीसी दिशा निर्देश के मसौदे को नकारा है। ये सराहना सुपर पावर के रूप में भारत का हो रहा उदय। ये ईरान समर्थित आतंकी संगठन हाउती की ओर से शुक्रवार को अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मार्लिन लुआंडा पर हमले के बाद भारतीय नौसेना की ओर से तुरंत मदद भेजे जाने की को लेकर भारत की तारीफ हो रही है। लाल सागर में हाउती के ड्रोन हमले को विफल किया, ब्रिटेन कह रहा है। ये आप देखिए यहाँ है ना, ये लाल सागर, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अदन की खाड़ी है। यहाँ हाउती विद्रोही जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ये भूमध्य सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। ब्रेटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान बजाई जाएगी भारतीय वायुसेना। वेटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड की शंखनाद धुन के साथ होगी। विजय चौक पर होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित कई दर्शक होंगे उपस्थित इसमें। अच्छी बात है। ये आप देख लीजिए, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा साहब बैठे हुए। एक नेताओं में एक राजनीति की खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। नेताओं नेताओं में एक क्वालिटी होती है कि आप देखिए वो किसी को भी गाली देते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन उससे मिलने में वो देरी नहीं करेंगी। उनकी सब गाली माली माफ हो जाती है। आप देखिए अपनी ज़िंदगी में, हम लोगों की ज़िंदगी में अगर एक झूठ किसी का पकड़ा जाए तो हम ज़िंदगी में उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, और राजनीति में सब कुछ संभव है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं महबूबा मुफ्ती और बीजेपी मिल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मायावती अखिलेश यादव मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस मिल सकती है। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। देखिए ये आप देखिए तरनजीत संधू भाजपा से शुरू कर सकते हैं राजनीतिक पारी। ये अमृतसर निवासी संधू अमेरिका में है भारतीय राजदूत। 31 को होंगे सेवानिवृत्त। भाजपा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में अमृतसर से उतार सकती है मैदान में। ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। आप लोगों की भी नियुक्ति होगी जब आप लोगों को ये सिलेक्ट होंगे आप लोग। ये बिग बॉस 17 के विजेता बने मुनव्वर फारूकी। मुआवजा लेने के बाद भी कई परिवार नहीं छोड़ रहे हैं घर। मनोहर बाग क्षेत्र में ऊर्जा निगम और पेयजल निगम ने
बंद की 28 भवनों की विद्युत व पेयजल आपूर्ति। 12 परिवार पुनर्वास के लिए मुआवजा लेने के बाद भी कर रहे क्षतिग्रस्त हो चुके भवनों का उपयोग। ये आप देखते हैं कि जोशीमठ में जो दरारें पड़ी थी ना, उसी की बातें हो रही, वहीं की ये सब बातें हो रही हैं। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद की, मंदिर की। लेकिन आप देखते हैं कि एक कानून और चर्चा में बना हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप स्थिति में था और जिस समुदाय का था, भविष्य में उसी का रहेगा। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। फसल के अवशेष से तैयार बायोहाइड्रोजन बनेगी ईंधन का विकल्प। पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान ने विकसित की कम लागत वाली स्वदेशी तकनीक। चलिए अच्छी बात है। कोर्ट के आदेश के बाद 28 साल बाद हुआ पीतल की तोप का परीक्षण। भगवान रणछोड़ जी मंदिर की परंपरा को बहाल करने के लिए पुजारी ने दायर की थी याचिका। ये आप देखिए 1996 में तोप से गोले दागने के दौरान कुछ लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इस पर परंपरा पर रोक लगा दी गई थी। दीपावली पर आप देखिए भगवान रणछोड़ जी की वार्षिक शोभा यात्रा के दौरान इस तोप का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप देखिए नीतीश कुमार गए तो उसी पर ये सब लिखे जा रहे हैं कि एनडीआई अविश्वास, असुरक्षा, अंतर्विरोध देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों से कहा भी था, याद होगा आप लोगों को, कि अगर ये इंडिया गठबंधन सक्सेस होता है तो आप देखेंगे कि बड़ा फायदा होगा विपक्ष को और बीजेपी को भारी नुकसान होगा। लेकिन शर्त थी इसमें कि सभी को एक रहना होगा, एक सीट पर एक उम्मीदवार रहना होगा। अब नीतीश कुमार टूट ही रहे, उस तरफ ममता बनर्जी आप लोग देख ही रहे हैं कि वो अलग मुद्दा उछाल रही हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट ही बताएगा कि अब कितना क्या बचता है, क्या मिलता है। ये आपका संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो इतिहास की भूल सुधारने का समय। ये ध्वंस मंदिरों के अभियुक्तों को तो अब सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपकृत्यों का संशोधन अवश्य किया जा सकता है। तो आप देखिए मंदिर भारत की सिद्धा है, जीवमान, प्रतिष्ठित और उपास्य है। लेकिन इस्लामी हमलावरों और शासकों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए हजारों मंदिर गिराए और उसी सामग्री से उन्होंने उन्हीं स्थलों पर मस्जिदें जैसी ढांचे बनाए। अयोध्या में मंदिर गिराकर कथित मस्जिद बनाई गई। यहाँ राम मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष चला। लंबे संघर्ष में अनेक लोग मारे गए, जन आंदोलन चला, न्यायिक कार्यवाही लंबी चली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। बीती 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कर्तव्य निभाया। काशी में ज्ञानवापी के संबंध में रिपोर्ट आई और यहाँ भी प्राचीन मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मथुरा की भी यही स्थिति है। देश की निगाहें बेशक मथुरा और काशी पट्टी की है, लेकिन मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाने की संख्या हजारों में है। और कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा स्थल हैं जहाँ हिंदुओं मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है स्थलों को लेकर। और आप देखते हैं कि मंदिर ध्वस्तीकरण का मकसद राष्ट्र को अपमानित करना और राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचलना था। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में सही लिखा है कि देश की सुरक्षा और खुशहाली किसी भी शासन के लिए गौरव के कार्य हैं, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसा गान उन सुल्तानों और गाजियों का किया जिन्होंने अधिक से अधिक मंदिर तोड़े। कुरान के अनुसार कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क है और शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्ति पूजा है। हिंदुस्तान मूर्ति पूजकों का देश है और कुफ्र के दमन में मुसलमानों को जितने अत्याचार इस देश में करने पड़े उतने किसी और देश में नहीं। इस्लामी आक्रमणकारी शासकों द्वारा ध्वस्त मंदिर भारतवासियों के अंतस में सूल की तरह चुभते हैं। लिबरल सेकुलर ऐसी जघन्य कार्यवाही को भूल जाने का उपदेश देते हैं। क्या कोई भी कौम राष्ट्रीय स्वाभिमान को रौंदने की घटना प्रत्यक्ष देखकर भी भूल सकती है? क्या कोई राष्ट्र सोच समझकर किए गए राष्ट्रीय अपमान को भूल सकता है? क्या तमाम मंदिरों को तोड़कर उसी सामग्री से बनाई गई मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम को भुलाया जा सकता है? कुब्बत उल इस्लाम का अर्थ इस्लाम की ताकत है। इस ताकत के प्रदर्शन का लक्ष्य भारतवासियों को बताना था। इस्लाम की कुव्वत को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण श्री राम
श्री कृष्ण जन्म मंदिर का ध्वंस प्रत्यक्ष है। ईसा पूर्व पहली सदी में शक राजाओं ने के काल में वसुदेव कृष्ण मंदिर तोरण द्वार विद्यमान था। गुप्त सम्राट ने भव्य मंदिर बनाया था। यह चीनी यात्री हेनसांग के समय भी था और इसे गजनी के मोहम्मद ने नष्ट कर दिया और राजा विजयपाल ने इसे फिर बनवाया। सिकंदर लोदी ने इसे फिर तोड़ा। ओरछा नरेश ने इसे फिर बनवाया। औरंगजेब ने इसे गिराया और आधे मार्ग पर में ईदगाह बनाया। गजनी के मोहम्मद के कित्र भी ऐसे ही थे और उसके इतिहासकार उतबी ने लिखा है कि मोहम्मद ने मंदिर मूर्तियों को तोड़ा था। डॉक्टर टाइटस ने इंडियन इस्लाम में लिखा है कि 1969 में औरंगजेब को सूचना मिली कि मुल्तान और बनारस प्रांतों में ब्राह्मण तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या करते हैं और उसने हुक्म दिया कि पाठशालाओं और मंदिरों को गिरवा दें। अधिकारियों ने सूचना दी कि विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। बादशाहनामा के अनुसार शाहजहां को बताया गया कि बनारस में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बनारस और पूरी सल्तनत में मंदिरों को गिरा दिया जाए। मंदिर गिरा दिए गए। क्या भारत के लोग राष्ट्रीय मान को यूं ही भूल सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटनाएं मंदिर ध्वस्तीकरण की है, लेकिन इसका मर्म दूसरा है। वास्तविक यह है कि ऐसी वारदातें भारतीयों की स्थायी रूप से अपमानित करने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा रही है और राष्ट्रीय अपमान की ऐतिहासिक सत्य है और इस सत्य को भुलाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों को टालने के लिए 1991 में धर्मस्थल कानून बनाया गया। इस कानून का भाव गले नहीं उतरता। इसमें 1947 के पहले के मंदिरों की स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार करने की बात कही गई और दे दी है। एक कानून इसलिए लाया गया था कि इस तरह की अशांति ना बढ़े, क्योंकि आप देखते हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के कारण कितने दंगे हुए, कितने लोगों की जान गई। तो उन्हें ना हो, उस तरह के लोगों की जान ना जाए, इसलिए कानून लाया गया था। कानून मंदिर ध्वस्त के इस्लामी अभियानों और तोड़े गए मंदिरों को विविध विधिक विमर्श से बाहर रखता है। इस अधिनियम की उपयोगिता पर सम्यक पुनर्विचार आवश्यक है। मंदिर ध्वंस राष्ट्र के लिए पीड़ादायक है। मंदिर ध्वंस के मामलों को सामान्य अपराध की तरह देखकर भूल जाना सुनिश्चित होगा। मंदिर ध्वंस के तथ्य, सत्य और मंतव्य सुस्पष्ट है। देश के सभी ध्वस्त मंदिरों को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे उपासना स्थलों की पूर्व स्थिति के रूप में पुनः प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। जरूरी हो तो सभी ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण का रास्ता निकालने के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक अच्छा मॉडल हो सकता है और जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित हुए, वैसे ही नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित हुए थे। राष्ट्र की अपेक्षा है कि इस्लामी विद्वान और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता निष्पक्ष राय दें। मंदिर तोड़कर बनाए गए सभी उपासना स्थलों पर एक समान सर्वमान निर्णय में सहयोग करें। ध्वस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। कुछ स्वयंभू इतिहासकार भी विदेशी हमलावरों को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते हैं। मंदिर ध्वंस के जघन्य अपराधों की निंदा नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक सभी इस्लामिक आक्रांताओं का एजेंडा हिंदू धर्म का दमन और मंदिर विध्वंस का था। मंदिर ध्वस्तीकरण विदेशी आक्रांताओं का पाप है, उनका स्मरण दुख देता है और इस समस्या को ज्यों का त्यों छोड़ना उचित नहीं होगा। भारत को सभी विवादित और ध्वस्त मंदिरों का समापन चाहिए। मंदिर ध्वंस इतिहास का दुखद अध्याय है। विदेशी हमलावर इस इतिहास में अभियुक्त है और ध्वंस मंदिर साक्ष्य है। अब अभियुक्तों को सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपकृत्यों का संशोधन संभव है। यह राष्ट्र और समय की आवश्यकता है। लेखक है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। बिखरता INDI का कुनबा, इंडिया के अंत की घोषणा तो अभी जल्दबाजी होगी, मगर अतीत के अनुभव उसे लेकर आशा नहीं जगाते। देखिए उसकी बात हो रही है INDI, इंडिया यानी कि जो विपक्षियों का गठबंधन बना ना, उसी को लेकर। ईश्वर दर्शन, बहुधा लोग तर्क देते रहते हैं कि ईश्वर तो दिखते नहीं है, फिर उनको कैसे माने, क्या माने। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि ईश्वर सर्व प्रमुख शक्ति है। शक्ति को देखा नहीं जा सकता है, बस उसकी अनुभूति की जा सकती है। जैसे आप ठंड को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गर्मी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। प्रेम को देख नहीं सकते, अंतःकरण में एहसास करते हैं। पंखे को चलते हुए, हीटर को जलते हुए, बल्ब को जलते हुए देख सकते हैं, पर इसके पीछे की शक्ति को कोई नहीं देख सकता है, बल्कि उसकी अनुभूति करते हैं। और जिस प्रकार सूक्ष्म को देखने के लिए लेंस, माइक्रोस्कोप, दूरबीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ऋषियों ने ईश्वर को ध्यान की स्थिति में देखा है। चलिए अच्छी बात है, अच्छा कॉलम लिखा जाता है।
ये पाला बदल फिर नीतीश, वही चल रहा है नीतीश का। पर्यटन स्थलों का विकास, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर इसकी पहचान यह लोगों को सदैव आकर्षित करता है। धर्म अध्यात्म तो यहाँ के कण में है। इतिहास के कुछ के पृष्ठों को पलटे तो गौरवशाली अतीत आज भी पेड़ा दे रहा है। इसे पर सहेज कर रखना आवश्यक है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। यहाँ का सांस्कृतिक पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था को भी संबल दे सकने में सक्षम है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा ब्रह्मेश्वर मंदिर के पर्यटन विभाग की योजनाओं के पहले चरण का उद्घाटन और दूसरे चरण का जो शिलान्यास किया है वह आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा। ऐसी आशा की जानी चाहिए कि किसी भी राज्य की चेतना वहाँ की सांस्कृतिक धुरी होती है और जिससे जनमानस पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है होता है। लोग उन स्थलों पर जाना चाहते हैं। जब वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो तो वह एक उन्नत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता चला जाता है। ये देश के दूसरे हिस्से में भी ऐसे कई स्थल हैं जहाँ देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग भ्रमण को आते हैं और इसमें श्रद्धा भाव अहम होता है। बिहार में आप देखिए बोध गया, नालंदा, राजगीर, बिहार, वैशाली आदि ऐसे स्थल हैं जहाँ देश विदेश के पर्यटकों का बड़ी संख्या में आना जाना लगा रहता है। गोपालगंज में थावे, बाली माता, कैमूर में माँ मुंडेश्वरी, बांका में मंदार पर्वत कुछ उदाहरण हैं जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और इसी तरह आप देखिए सोनपुर में लगने वाली ऐतिहासिक मेले की पृष्ठभूमि में भी बाबा हरनाथ है। ये स्थल जहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार ने इसके विकास का ध्यान दिया है और जिसके कारण यहाँ का दृश्य ही बदल गया है। इसी तरह राज्य के अन्य स्थलों को भी चिन्हित कर उसे पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र विशेष में पर्यटकों का आवागमन बढ़े। नए अवसरों का सृजन करेगी एआई। ये अंतर्राष्ट्रीय किसकी बात हो रही? इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के विश्लेषण के अनुसार, अब आप कहोगे कि आईएमएफ के बारे में बता दीजिएगा। इस तरह की संगठनों से संस्थाओं से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। तो इसके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई विश्व में 40% नौकरियों को प्रभावित करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 60% नौकरियां एआई से प्रभावित होंगी। तकनीक की निरंतर प्रगति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगों को नया आकार देने और काम की प्रकृति को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के साथ एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। इसके उदय ने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के संभावित विस्थापन के बारे में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हम मानवीय श्रम और मशीनी बुद्धिमत्ता को चौराहे पर खड़े हैं। लिहाजा रोजगार के उभरते परिदृश्य का आकलन करना और एआई द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करना महत्वपूर्ण है। हालांकि एआई कुछ कार्यों को स्वचालित कर सकती है और लेकिन इसमें नए अवसर उद्योग बनाने की भी क्षमता है। मुख्य बात काम की बदलती प्रगति को समझने और अनुकूलनशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने में निहित है। कुछ नियमित और दोहराव जाने वाले कार्य वास्तव में स्वचालन के लिए अति संवेदनशील होते हैं, खासकर विनिर्माण और ग्राहक सेवा जैसे उद्योग में। एआई इन कार्यों को आप देखिए अधिक गति और सटीकता के साथ कर सकती है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को नौकरी से विस्थापित होना पड़ सकता है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए अपने काम के अधिक जटिल और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के रास्ते भी खोलता है। विनिर्माण क्षेत्र में एआई संचालित रोबोटिक प्रणालियां को अपनाने से उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और जिससे दोहराव वाले कार्यों में मैनुअल श्रम की आवश्यकता कम हो सकती है। यह बदलाव मानव श्रमिकों को गुणवत्ता नियंत्रण, समस्या समाधान और नवाचार जैसी उच्च क्रम की गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है। इसलिए चुनौती केवल एआई के अतिक्रमण का विरोध करने की नहीं है, बल्कि कार्यबल को उन भूमिकाओं की ओर फिर से स्थापित करने की है जो विशिष्ट मानव कौशल का लाभ उठाती है। निसंदेह एआई तकनीक के आगमन से नौकरी बाजार में बदलाव आया है। नियमित और दोहराव वाले कार्य जो कभी मनुष्यों द्वारा किए जाते थे अब स्वचालित हो रहे हैं और जिसके व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा हो रही है। बहरहाल एआई को नौकरियों के लिए खतरे के रूप में देखने के बजाय हमें इससे एक
उपकरण के रूप में पहचानना चाहिए जो मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है और नए अवसरों का निर्माण कर सकता है। यहाँ कॉलम रहते हैं, छोटे छोटे टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा। श्री राम के आदर्श विदेश नीति को दे सकते हैं नई दिशा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समस्त मानवता के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक चरित्र हैं। उनका जीवन श्रेष्ठ त्याग और सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति का सुंदरतम उदाहरण है। आज विश्व भर के आप देखिए देशों के विदेश नीति निर्माता श्री राम से यह सीख ले सकते हैं कि अधिग्रहणवादी मानसिकता से ऊपर उठकर विधि सम्मत और धर्म सम्मत शासन कैसे किया जा सकता है। प्रजा के हित के लिए सुशासन धर्म भी प्रभु श्री राम से सीखा जा सकता है। बुराई के विरुद्ध नैतिक संघर्ष करने की सीख भी देते हैं राम। शासन प्रणाली की भी बात देख सकते हैं। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाला रामराज जो उसका सुशासन यही सिखाता है कि आज नियम और प्रतिमान आधारित विश्व व्यवस्था को सम्मान देना होगा और संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य वैश्विक संस्थाओं के नियमों प्रस्तावों की धज्जियां न उड़ाने का आचरण चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान कई अवसरों पर अमेरिका जैसे देश रामराज्य के आदर्शों से सीख सकते हैं। अच्छी बात है। यहाँ आप देखिए डेटिंग का चक्कर खरी खरी तंज कसा जाता है। कितनी मजबूत होगी गठबंधन की गांठ, ये उत्तर प्रदेश का चल रहा है। घोटालों की सूत्रधार पर प्रहार, ये आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ की बात हो रही है। एमएसएमई के लिए सरल बनाए जाएंगे बैंकिंग नियम। उद्योग संगठनों ने थर्ड पार्टी रेटिंग समाप्त करने की रखी मांग। पेमेंट ऑफ क्लोजर के दौरान कोई शुल्क नहीं लिए जाने की भी मांग है। बिना किसी गारंटी के दिए जाने वाले लोन को आगे भी जारी रखने का आग्रह है। अमेरिका ब्रिटेन संग दूर होगी सामाजिक सुरक्षा फंड विसंगति। दोनों देशों में कम अवधि तक काम करने वाले भारतीयों को मिलेगा लाभ। अभी भारत में पेंशन के लिए नहीं होती है इस अवधि की गणना। भारत में गैस की मांग 6% बढ़ने की उम्मीद है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है। पीएनबी ने चालू वित्त वर्ष में लाभ का लक्ष्य बढ़ाया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पहले भारतीय प्रमुख का निधन हो गया है। यह 76 वर्ष की उम्र में राणा तलवार का। इसी उद्योग के लिए गेम चेंजर होगी पीएलआई योजना। एफपीआई ने इक्विटी से 24,734 करोड़ निकाले। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि से एफपीआई की निकासी जारी है। उच्च मूल्यांकन के कारण मुनाफा वसूली का भी दिख रहा है असर। राज्यों का राजस्व नवंबर तक 5% बढ़ा। विभिन्न उद्योगों पर अलग अलग होगा असर। कृषि लाल सागर संकट का कह रहे हैं। किसी वस्तुओं और समुद्री खाद्य पदार्थों पर दिखाई पड़ सकता है महत्वपूर्ण प्रभाव। व्यवधान लंबा चला तो कपड़ा, रसायन, पूंजीगत सामान जैसे सेक्टरों में भी प्रभावित होंगे। 50% निर्यात होता है लाल सागर के जरिए, 30% आयात होता है इसी जलमार्ग से। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और दुनिया के लिए। 9 सहरा सुरंग के दोनों भाग मिले। जम्मू कश्मीर जम्मू पुंछ का सफर 40 किलोमीटर कम हो गया है। बीआरओ की डीजी ने किया उद्घाटन। जुलाई से शुरू होगा यातायात। 700 मीटर लंबी 9 सहरा सुरंग, 2 और सुरंगों पर चल रहा काम। चलिए, OMG2 जोरम को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म पुरस्कार दिया गया है। ये गुजरात के गांधीनगर में रविवार को 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत और फिल्म OMG2 और मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम ने सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पुरस्कार जीता है। दोनों फिल्मों ने वीर जवान और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए पुरस्कार जीता है। और विक्की कौशल, सारा अली खान अभिनीत फिल्म जरा हटके जरा बचके कि तेरे वास्ते ने सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है। तेरे वास्ते ने तुम क्या मिले, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इतनी सी बात, सैम बहादुर, निकले थे कभी घर हम घर से, डंकी चलेया को पछाड़ कर यह पुरस्कार जीता है। फिल्म एनिमल ने सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। दिल्ली में लगेगी मध्य प्रदेश के आदिवासी चित्रकारों की कला प्रदर्शनी। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा नेतन्याहू कह रहे हैं वो करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी उठापटक चल रही है इजराइल हमास में। 9 देशों ने फलस्तीन में काम करने वाले यूएन की एजेंसी की फंडिंग रोकी। और यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी।
न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत अमेरिकी संबंधों में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव, संधू कह रहे हैं, भारतीय राजदूत है ना। चीन ने फ्रांस के साथ संबंध सशक्त करने पर जोर दिया। मैक्रो के भारत दौरे के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी फ्रांस से अपील की है। कहा चीन फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व देता है। ये मोनालिसा की पेंटिंग पर फेंका सूप। ये पेरिस के संग्रहालय में रविवार को उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब रेफोस्ट मेटायर नामक समूह के दो पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा बेशकीमती पेंटिंग पर सूप फेंककर विरोध जताया। सुरक्षा के लिए लगे बुलेट प्रूफ गिलास के कारण पेंटिंग को इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर कोरिया ने फिर दागी क्रूज मिसाइल, दक्षिण कोरिया कह रहा है ये भी करता रहता है कुछ भी। पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच ईरान ने 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं। सेमनान प्रांत में स्थित इमाम खोमेनी इस पोर्ट से सेमोर्ग रॉकेट के जरिए हुए उपग्रह की प्रक्षेपण। महाराजा दलीप सिंह की विरासत के लिए ब्रिटिश संग्रहालय को 2 लाख पाउंड, शताब्दी वर्ष में परिवार की कहानी बताने को किया जाएगा इसका धन का उपयोग। अच्छी बात है। महाराजा दलीप सिंह के छोटे बेटे प्रिंस फ्रेडरिक दलीप सिंह ने 1924 में संग्रहालय को स्थापित किया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में पंजाब में सिख साम्राज्य स्थापित किया था। पिता भाई की मौत के बाद दलीप सिंह ने 5 वर्ष की उम्र में बागडोर संभाली थी, लेकिन 1949 में ब्रिटिश के पंजाब पर कब्जा करने के बाद उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया था। BRI की क्रियान्वयन योजना पर जल्द करेंगे हस्ताक्षर। बेल्ट एंड रोड की बात हो, नेपाल कह रहा है इसमें। और नेपाल और चीन ने 2017 में BRI पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, हालांकि इससे पहले के तहत एक परियोजना शुरू नहीं की गई है। मुखौटा का कार्निवल। इटली के वेनिस शहर में सेंट मार्क स्क्वायर में वेनिस कार्निवल के दौरान मुखौटा लगाए रेवोलर्स। यह कार्निवल अपने विशिष्ट मुखौटा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कार्निवल की शुरुआत मध्य युग में हुई थी, जो 1797 में कई क्रांतियों की वजह से समाप्त हो गया था। बाद में इस परंपरा को 1979 में पुनः शुरू किया गया था। यह लगभग 3 मिलियन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। ये भारतीय अंडर-19 टीम ने अमेरिका को रौंदा, देख रहे हैं। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट का निलंबन हटाया। हॉकी 5 फाइनल में हारी भारतीय महिला टीम। गुजरात ने नौदिर्बैक को हराकर बनाई संयुक्त बढ़त। ग्रैंड मास्टर विदित। नीदरलैंड ने पुरुष हॉकी टीम को एक तरफा हराया। दिव्यांश ने जीता स्वर्ण पदक। दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की फाइनल्स में विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश को ISSF विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जिताया है। जानिक सिनर ने पलटी बाजी, जीता पहला ग्रैंड स्लैम। मेदवेदेव के विरुद्ध शुरुआती 2 सेट हारने के बाद की वापसी। इटालियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में 10 बार के चैंपियन जोकोविच को दी थी मात। और 48 वर्षों में बाद किसी इटालियन खिलाड़ी ने जीता ग्रैंड स्लैम। अंतिम बार 1976 में रोलान गैरो ने चैंपियन रहे थे इंडियाना पन्नाट्टा, ये आप देखिए। और वेई और मार्टेस ने महिला डबल्स खिताब जीता। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। अलौकिक आनंद का ज्वार, अयोध्या देख रहे हैं, अभी तो सजा हुआ है। चलिए ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। देख रहे हैं, भोपाल में स्वतंत्रता सेनानी अकेलापन दूर करने के लिए किया तीसरा निकाह। 103 साल का दूल्हा और 49 की दुल्हन। अच्छी बात है। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी इसी पॉइंट मिल जाते हैं। भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ। भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने कलकत्ता अब कोलकाता से शुरू किया था। उन्होंने समाचार पत्र के लिए लेखक, संपादक और प्रकाशक के तौर पर काम किया था। जर्मनी के इंजीनियर कार्ल वेंज को कार के लिए मिला पहला पेटेंट। जर्मनी के मैकेनिकल इंजीनियर कार्ल वेंज ने 1986 में आज ही के गैस से चलने वाली कार के लिए पहला पेटेंट हासिल किया था।
इसे मोटर वैगन या ब्रेंज पेटेंट कार का नाम दिया गया। ब्रेंज ने अपनी पहली 4 पहिया कार 1891 में बनाई। उनकी बेंज एंड कंपनी 1900 तक सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई थी। स्वदेशी व ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के पक्षधर थे रज्जू भैया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का जन्म 1922 में संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc करके वह भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। वे रज्जू भैया के नाम से लोकप्रिय हुए। 1943 में आप देखिए प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग की शिक्षा लिया। 1966 में विश्वविद्यालय से इस्तीफा देकर RSS के प्रांत प्रचारक के रूप में पूर्णकालिक सेवा की पेशकश की। 1994 में RSS के सह संचालक बने और 14 जुलाई 2003 को रज्जू भैया की डेथ हो गई थी। सभी राम उपवास से धीमी होती है ब्रेन एंजिंग। मस्तिष्क के बुढ़ाने की प्रक्रिया में OX-R1 नामक जीन की भूमिका आई सामने। सीमित और संयमित खानपान आयु बढ़ाने में भी होता है मददगार। न्यूरो डिजेनेटिव बीमारियों से बचाव में होता है इसका फायदा, अच्छी बात है। लेपर्ड सील का सर्वेक्षण, ये आप देखिए अंटार्कटिका के दक्षिण सेटलैंड द्वीप समूह के लिविंगस्टन द्वीप पर आराम फरमाती लेपर्ड सील, जिसे हाइड्रोगा लेप्टोनिक्स या समुद्री तेंदुआ भी कहा जाता है, यह सील की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। अंटार्कटिका में इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस प्रजाति के अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 1999 में सन 2000 के बीच हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री बर्फ में कमी से उनकी संख्या में कमी आई है। इंटरनेट मीडिया के अधिक इस्तेमाल से बढ़ सकता है मानसिक विकार। देख लीजिए अनुसंधान कह रहा है टाइपिंग के बजाय हाथ से लेके नोट ज़्यादा रहते हैं याद। हस्तलेखन के दौरान कहीं अधिक विस्तृत होता है ब्रेन कनेक्टिविटी पैटर्न। पाठ याद रखने और सीखने के लिहाज से बेहतर है यह विधि। अब आप लोगों से कहता हूँ ना, समझ रहे हैं आप लोग कि आप लोग कहते हैं कि डिजिटल नोट्स बना लें भैया, तो मैं कहता हूँ मत बनाइए, हाथ से लिख के बनाइए। तो ये बातें ध्यान रखा करिएगा, वो याद रहेगा आप लोगों को। खो गया था तोता मालकिन से मिलकर चहका, ये आप देखिए मैनचेस्टर की घटना है जी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हो, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।